नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन सैनी। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज विश्व ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण वीडियो, एक महत्वपूर्ण लेसन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम कवर करना चाहेंगे कि मरुस्थलों की उत्पत्ति क्यों होती है, कैसे होती है और वो कौन से क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से अक्षांश है जहाँ पर मरुस्थलों की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करना चाहेंगे कि विश्व की जो प्रमुख मरुस्थल है वो कौन कौन से देशों में स्थित है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मरुस्थलों की उत्पत्ति में कौन कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं। यदि मोटे रूप से देखा जाए तो मरुस्थलीकरण के लिए दो कारण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें पहला है वर्षा की कमी और दूसरा कारण है तापमान की अधिकता। इसके अलावा भी दोस्तों कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण जो है वो है वर्षा की कमी और तापमान की अधिकता। दोस्तों, जब वर्षा की कमी होती है या वर्षा नहीं होती है तो उस कंडीशन में, उस दशा में वनस्पति भी नहीं पनप पाती है और वो स्थिति मरुस्थलीकरण के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि तापमान की अधिकता होती है तो जो थोड़ी बहुत भी यदि वर्षा होती है वो वाष्पीकरण के माध्यम से वापस वायुमंडल में चली जाती है। चलो दोस्तों, अब जानते हैं कि वर्षा की कमी और तापमान की अधिकता के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं। दोस्तों, इस डायग्राम में मैंने दो पिक्चर्स बनाई है। ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी। हमें पता है दोस्तों कि हमारी जो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का सोर्स है, ऊर्जा का जो मेन सोर्स है वो हमारा सूर्य है। इस सूर्य से ही हमारी पृथ्वी को संपूर्ण ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके कारण ही हमारी पृथ्वी पर विभिन्न गतिविधियों का संचालन हो पाता है। दोस्तों, हमें पता है कि जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, वहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं हमेशा सीधी पड़ती हैं और जो हमारे पोल्स हैं, हमारे ध्रुव हैं, वहाँ सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है। यही कारण है दोस्तों कि विषुवत रेखा के पास में तापमान अधिक होता है और ज्यों-ज्यों हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं त्यों-त्यों तापमान में गिरावट आती है, तापमान में कमी होने लगती है। दोस्तों, वर्षा की अधिकता और तापमान की अधिकता को हम एक और स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। हमें पता है दोस्तों कि जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है वहाँ पर तापमान अधिक होता है। जब यहाँ पे तापमान अधिक होगा तो यहाँ की जो वायु है वो भी यहाँ की जो वायु है वो भी गर्म होगी। हमें पता है दोस्तों कि गर्म वायु हमेशा फैलकर ऊपर उठती है और जब हवा ऊपर उठती है तो वो ऊपर जाकर ठंडी होने लगती है और ठंडी हवा दोस्तों क्या करती है? ठंडी हवा बारिश करती है। ठंडी हवा दोस्तों क्या करती है? बारिश करने लगती है। यही कारण है दोस्तों कि जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं, जो इक्वेटर लाइन के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। दोस्तों, जब ये वायु ऊपर उड़ जाती है तो इसके बाद ये वायु ध्रुवों की तरफ मुड़ जाती है और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश
और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में ये वायु वापस नीचे उतरने लगती है। जब ये वायु नीचे उतरती है तो क्या होगा? ऊपर वायु ठंडी है, जब ये वायु नीचे उतरेगी तो वापस से गर्म होने लगती है। यहाँ ऊपर वायु ठंडी है, ठीक है ना? और वायु जब नीचे उतरेगी तो क्या हो जाएगी? ये गर्म हो जाएगी। तो दोस्तों, जब ऊपर की ठंडी वायु नीचे उतरती है और वो गर्म होती है तो उस स्थिति में पृथ्वी चक्रवात की दशा बनती है। और ये जो पृथ्वी चक्रवात की दशा होती है, इसमें मौसम साफ रहता है, यानी कि वर्षा नहीं होती है। यही कारण है दोस्तों कि जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और जो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों अक्षांशों के आसपास में बारिश बहुत कम होती है, या यूं कहें बारिश नहीं के बराबर होती है। दोस्तों, ये था मरुस्थलीकरण का पहला कारण। अब बढ़ते हैं हम दूसरे कारण की तरफ। दोस्तों, मैंने बताया था अभी, जो पहला कारण है मरुस्थलीकरण का वो है उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, जो 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के आसपास में पाई जाती है, जिसका अभी हमने जिक्र किया था कि जो जीरो डिग्री विषुवत रेखीय जो वायु गर्म होकर ऊपर उठती है वो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में नीचे उतर जाती है और वहां उच्च वायु दाब की पेटी स्थापित हो जाती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे कारण की तरफ। मरुस्थलीकरण का जो दूसरा कारण है वो है ट्रेड विंड्स, यानी कि व्यापारिक पवने। दोस्तों, ये जो व्यापारिक पवने हैं वो 30 डिग्री, अभी मैंने आपको बताया कि जो उच्च दाब वायु पेटी है वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों के पास में स्थापित हो जाती है। तो अब जो यहाँ पर उच्च दाब वायु पेटी विकसित हो जाती है तो वहां से वायु वापस इक्वेटर की तरफ चलने लगती है, यानी कि विषुवत रेखा की तरफ चलने लग जाती है। स्लाइड में देखिए दोस्तों, ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। यहाँ पर कौन सी पेटी पाई जाती है? उच्च वायु दाब पेटी। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश उच्च वायु दाब पेटी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश उच्च वायु दाब पेटी। जब यहाँ पे उच्च वायु दाब स्थापित हो जाता है तो उस स्थिति में हवा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर दिशा में चलने लगती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों कि ये जो वायु है, इस वायु की गति दक्षिणी अक्षांश में उत्तरी पश्चिमी होती है और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी होती है। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, ये जो हवा है वो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में तो वर्षा कर पाती है, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा करने में समर्थ होती है, लेकिन क्या होता है जो पश्चिमी भाग होते हैं वो शुष्क बने रहते हैं। महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग है वो शुष्क बने रहते हैं। यही कारण है दोस्तों कि जो महाद्वीप 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 15 डिग्री 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में मरुस्थलीय पेटियां पाई जाती है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे कारण की तरफ। दोस्तों,
मरुस्थलीकरण का जो तीसरा कारण है वो है कोल्ड करेंट्स। कोल्ड करेंट्स मीन्स यानी ठंडी जलधाराएं। दोस्तों हमें पता है कि जो हमारे महासागर हैं उनमें गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं, दो तरह की धाराएं बहती है। इस स्लाइड में देखिए दोस्तों, मैंने ठंडी जलधाराओं की पिक्चर्स बनाई है। ऊपर देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है, इसके पास में ये जो जलधारा है वो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है। यहाँ पेरू की ठंडी जलधारा है। और अफ्रीका के दक्षिण में देखिए, ये जो जलधारा है वो बेंगुला की ठंडी जलधारा है। इसी प्रकार ये ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा है। जब ठंडी जलधारा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में बहती है तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर जो वातावरण है वो भी ठंडा हो जाता है। इसके फलस्वरूप यहाँ पर जो वर्षा है वो नहीं होती है। दोस्तों अब बढ़ते हैं मरुस्थलीकरण के चौथे कारण की तरफ, जो है पर्वतों की स्थिति। दोस्तों कई स्थानों पर पर्वतों की स्थिति भी मरुस्थलीकरण को प्रभावित करती है। ये स्लाइड देख रहे हो दोस्तों, इस स्लाइड में मैंने दक्षिणी अमेरिका का मैप बनाने की कोशिश की है। इस मैप में देखिए, मैंने येलो कलर के माध्यम से कुछ दर्शाने की कोशिश की है। दोस्तों यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है चिली, और चिली के पूर्व में एक देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना। चिली देश में देखिए, ये जो मैंने येलो कलर से दर्शाया है, इस मरुस्थल का नाम है अटाकामा मरुस्थल। क्या नाम है दोस्तों इसका? अटाकामा। दोस्तों ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सबसे शुष्क मरुस्थल। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये विश्व का सबसे मरुस्थल है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी कुछ कारण होगा। बिल्कुल है दोस्तों, इसके पीछे भी एक कारण है। वो ये है कि दक्षिणी अमेरिका में उत्तर से दक्षिण एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो व्यापारिक पवनें चलती है दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्व से जो व्यापारिक पवनें चलती है वो पवनें इस पर्वत को पार नहीं कर पाती है। इसके फलस्वरूप दोस्तों क्या होता है, जो ये अटाकामा मरुस्थल है इसमें वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है। वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है। दोस्तों अब चलते हैं अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में मैंने एक मरुस्थल का पिक्चर बनाया है। ये पिक्चर है पेटागोनिया का। पेटागोनिया, इस मरुस्थल का नाम है दोस्तों पेटागोनिया। तो दक्षिणी अमेरिका में दो मरुस्थल हैं। पहला है अटाकामा चिली में, और दूसरा मरुस्थल है पेटागोनिया, ये है अर्जेंटीना में। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अफ्रीका की तरफ। ये है अफ्रीका महाद्वीप, जिसे हम अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अंध महाद्वीप। दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका लगभग 1/2% यानी कि आधा क्षेत्र मरुस्थलीकृत है। इसमें जो ये सबसे बड़ा मरुस्थल देख रहे हो इसका नाम है सहारा मरुस्थल। दोस्तों ये दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
सहारा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस मरुस्थल में एक देश पाया जाता है यहाँ पे, लीबिया। यहाँ पर एक देश है सूडान। सूडान में दोस्तों नूबियन मरुस्थल पाया जाता है। सूडान के मरुस्थल को क्या कहते हैं? नूबियन। ये जो सहारा का मरुस्थल है इसको अर्ग, हमादा और सेरिर के नाम से भी जाना जाता है। अर्ग मरुस्थल उसको बोलते हैं जो बालू से युक्त होता है। जो बालू से युक्त मरुस्थल है उसको अर्ग बोलते हैं। हमादा, हमादा मरुस्थल बोलते हैं पथरीले मरुस्थल। पथरीले मरुस्थल को क्या बोलते हैं? हमादा। और सेरिर जो मरुस्थल है वो भी पथरीला ही मरुस्थल है, पथरीला। लेकिन दोस्तों ये पाया जाता है लीबिया में। कहाँ पाया जाता है सेरिर? लीबिया में। अब बढ़ते हैं दक्षिणी अफ्रीका की तरफ। तो दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका में यहाँ पे एक देश है, वो है दक्षिणी अफ्रीका। यहाँ एक देश है बोत्सवाना, और यहाँ नामीबिया। नामीबिया दोस्तों, नामीबिया में नामीब मरुस्थल पाया जाता है। नामीब मरुस्थल। और बोत्सवाना में पाया जाता है कालाहारी। कालाहारी कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है बुशमैन। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में मैंने ये 6 मरुस्थल बनाए हैं, जिसमें जो दक्षिण में है इसका नाम है ग्रेट विक्टोरियन। ग्रेट विक्टोरियन। और ये जो विक्टोरियन के उत्तर में जो मरुस्थल है इसका नाम है गिब्सन। गिब्सन के पूर्व में सिम्पसन। गिब्सन के उत्तर में जो मरुस्थल है उसका नाम है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। क्या नाम है दोस्तों? ग्रेट सैंडी। और ग्रेट सैंडी के पूर्व में है तनामी, तनामी डेजर्ट। इसके अलावा दोस्तों एक पूर्व की तरफ भी एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल। इस प्रकार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में 6 मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरियन मुख्य रूप से 6 मरुस्थल है, जिसमें है सबसे बड़ा ग्रेट विक्टोरियन, गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, तनामी, स्टुअर्ट, स्टोनी। वापस से रिवाइज करते हैं। ग्रेट विक्टोरियन, गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, तनामी, और लास्ट है स्टुअर्ट, स्टोनी। अब दोस्तों अब चलते हैं हमारे एशिया महाद्वीप की तरफ। एशिया महाद्वीप में ये देश जो है दोस्तों ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब में 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, रब अल खली और अल नाफूद। इसके अलावा दोस्तों जो ईरान देश है एशिया में, इसमें भी 2 मरुस्थल स्थित है मुख्य रूप से, जिसमें पहला है दस्त ए लुट और दूसरा मरुस्थल है दस्त ए कबीर। ये दोनों मरुस्थल ईरान में स्थित है दोस्तों, ईरान में स्थित। अब बात करते हैं मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान की। तो जो दोस्तों जो कजाकिस्तान में मरुस्थल है उसका नाम है किजलकुम। किजलकुम किजलकुम मरुस्थल के नीचे या दक्षिण में एक मरुस्थल और पाया जाता है जिसका नाम है
काराकुम। काराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। चलो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे भारत की तरफ। दोस्तों, हमारे जो भारत में जो पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और गुजरात, इसके अलावा पाकिस्तान, इन तीनों राज्यों और पाकिस्तान देश में एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है थार का मरुस्थल। अब बढ़ते हैं हम चीन की तरफ। तो चीन में एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है तकलामाकन। मंगोलिया एक देश है दोस्तों मध्य एशिया में, जिसमें कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? गोबी का मरुस्थल। इसकी विशेषता है दोस्तों एक कि ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। ये सबसे ठंडा मरुस्थल है। दोस्तों, एक बार रिवाइज करते हैं हम एशिया के जितने भी मरुस्थल हैं उनको सबको रिवाइज करते हैं। सऊदी अरब में 2 मरुस्थल हैं। पहला है रबल थली, दूसरा है अल नाफूद। ईरान में जो मरुस्थल हैं दस्ते लुट और दस्ते कबीर। दोस्तों, कजाकिस्तान में किजुलकुम और तुर्कमेनिस्तान में काराकुम। इसी प्रकार चीन में तकलामाकन और मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल। गोबी के मरुस्थल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों? ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा ये लेसन खत्म हुआ। सॉरी दोस्तों, अभी हमने एक महाद्वीप को भी मिस कर दिया है। अब चलते हैं हम उत्तरी अमेरिका की तरफ। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में भी दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी प्रांत है वहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहला मरुस्थल दोस्तों जो उत्तर से स्टार्ट करते हैं, उत्तर में सबसे जो पहला मरुस्थल है उसका नाम है ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन के दक्षिण में है मोहावे। मोहावे। मोहावे के दक्षिण में सोनारन। सोनारन मरुस्थल। और सोनारन के दक्षिण में चिहुआहुआन। चिहुआहुआन जो मरुस्थल है दोस्तों ये इसका अधिकांश भाग मैक्सिको में है। इसका अधिकांश भाग मैक्सिको देश में स्थित है। बाकी जो ये ग्रेट बेसिन, मोहावे, सोनारन, ये तीनों मरुस्थल यूएसए में स्थित है। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूएसए में मुख्य रूप से 3 मरुस्थल हैं जिनमें ग्रेट बेसिन, मोहावे, सोनारन और मैक्सिको में चिहुआहुआन। इस प्रकार दोस्तों उत्तरी अमेरिका में 4 मरुस्थल है। दोस्तों, इस प्रकार आज का हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।